I welcome all of you on Gate Rockers channel. Some of you are personally messaging me to conduct quiz from the topics which I am covering. So I have decided that within few days I will provide link for quiz on the Telegram channel. So stay connected with this channel both on YouTube and Telegram. Let's talk about this video. In this video I will be talking about scale, representative fraction and the basic definitions associated with the chain surveying. तो स्टार्ट करते हैं स्केल के साथ। स्केल को अगर डिफाइन करना चाहें तो स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। सपोज द ग्राउंड डिस्टेंस इज 100 मीटर एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट as 1 centimeter on the map, then the scale may be written as map distance. How much is the map distance? 1 centimeter, and the ground distance is 100 meter. So scale is 1 centimeter by 100 meter. If we convert this scale in the dimensionless form, then it is known as the representative fraction. Here the scale is what? 1 centimeter divided by 100 meter. And in 1 meter, we know how much is the centimeter? 100 centimeter. So centimeter on both numerator and denominator will cancel out. So representative fraction will become how much? 1 is to 10,000. So this is how the question is asked. वो आपको दे देगा, स्केल दे देगा, बोलेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बता दो मेरे को। या एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना आपका ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा उतना ही बड़ा स्केल होगा। इससे क्वेश्चन एसएससी जेईई में आए हैं, बहुत बार आए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/10, 1/100 और 1/1000। बोलेगा कि बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा स्केल कौन सा है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। देखिए, इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना है? 0.01। और ये कितना है? 0.001 है। तो इन तीनों टर्म्स में से सबसे बड़ा कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है? 1/10। मतलब 1/10 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग जो स्केल होगा वो लॉन्गेस्ट स्केल होगा। विच मीन्स कि अगर पूछेगा कि इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट स्केल है तो 1/10 के कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केल होगा वो लॉन्गेस्ट स्केल होगा। तो ऑप्शन ए अगर रहेगा तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ स्केल की। स्केल जो होती है जनरली 4 टाइप की होती है। एक होती है प्लेन स्केल, दूसरी होती है डायगोनल स्केल, तीसरी होती है कंपैरेटिव स्केल और चौथी जो होती है वो होती है वर्नियर स्केल। प्लेन स्केल वो स्केल होता है जो कि यूज होता है 2 डायमेंशन को मेजर करने के लिए, सच एज मीटर्स एंड डेसीमीटर्स। डायगोनल स्केल वो स्केल होता है जो कि 3 डायमेंशन को मेजर करता है, सच एज मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। और कंपैरेटिव स्केल जो होता है वो 2 डिफरेंट स्केल के यूनिट को मेजर करता है, लेकिन दोनों स्केल का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो सेम होता है। विच मीन्स दे हैव अ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बट रीड डिफरेंट यूनिट्स। और वर्नियर स्केल जो होता है वो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। वर्नियर फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है? लिस्ट स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर जो होता है वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल होता है। वहीं रेट्रोग्रेड में क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर जो होता है वो ग्रेटर दैन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल होता है। और दोनों केस में जो लिस्ट काउंट होता है वो S/N होता है, जहाँ पे कि S जो होता है वो होता है लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल और N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एरर एंड करेक्शन को। एरर जो होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सपोज आपको 2 मीटर की डिस्टेंस मेजर करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर टेप। तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ से यहाँ क्या कीजिएगा? एक बार टेप से मेजर कीजिएगा तो 1 मीटर आ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ एक बार मेजर कीजिएगा तो ये 1 मीटर आ जाएगा। तो ये आपकी 2 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए जो टेप है उसमें कुछ सैगिंग है, कुछ इस तरह से है, तो आपका 1 मीटर कुछ यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 मीटर कुछ यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे मेजर जो वैल्यू आई वो आई 2.1 मीटर। तो ये जो आई वैल्यू 2.1 मीटर ये आपकी मेजर्ड वैल्यू हुई, और ट्रू वैल्यू इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना था? 2 मीटर। तो एरर कितना हो गया? 2.1 माइनस ऑफ 2, मतलब 0.1 मीटर का आपको एरर हो गया, 0.1 मीटर का एरर हो गया। अब आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन क्या कितना करना पड़ेगा? -0.1 मीटर। मतलब कि माइनस ऑफ एरर अगर आप कीजिएगा तो वो आपका करेक्शन हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एरर अगर यहाँ से करें तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तक करेक्शन क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये हुआ एरर एंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट।
बात करते हैं अब लीनियर मेजरमेंट्स की। तो लीनियर मेजरमेंट्स में हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसके अलग अलग मेथड्स हैं लीनियर मेजरमेंट्स के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि हम या तो चेन या टेप यूज करके मेजर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्टली, या दूसरा होता है टैकोमेट्रिक मेथड, इसको ऑप्टिकल मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम लोग एंगल मेजर करके हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, EDMI। अब इसमें अलग अलग वेव यूज हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर सकते हैं, या रेडियो वेव यूज कर सकते हैं, या लाइट वेव यूज कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द कैरियर वेव उनका नाम अलग अलग होता है। अगर आप लाइट वेव यूज कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए EDMI में, तो उसको बोलते हैं GOD मीटर एंड मेकोमीटर। या रेडियो वेव यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेल्यूरोमीटर। और टेल्यूरोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेल्यूरोमीटर जो होता है ये मोस्ट एक्यूरेट फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चेन सर्वेइंग की। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, चेन सर्वेइंग में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ ए चेन किया जाता है, और इसी इंटायर प्रोसेस को हम लोग चेनिंग बोलते हैं। ये स्मॉलर एरिया के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि लार्जर एरिया के लिए अगर आप चेन सर्वेइंग करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। चेनिंग टीम जो होता है उसमें एक फॉलोअर होता है, एक लीडर होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपको डिस्टेंस मेजर करनी है और 20 मीटर की आपके पास चेन है, तो यहाँ पे फॉलोअर रहेगा और लीडर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा 20 मीटर तक जाएगा। तो यहाँ पे लीडर रहेगा, यहाँ पे फॉलोअर रहता है। तो चेनिंग टीम किसका कंसिस्ट होता है? एक फॉलोअर का, एक लीडर का। अगला देखते हैं, लीडर होल्ड्स एरो एंड फॉलोअर कलेक्टेड। लीडर के पास हाथ में हमेशा एरो होता है और फॉलोअर क्या करता है? उसको कलेक्ट करता है। मान लीजिए लीडर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर हुआ, तो यहाँ पे लीडर के पास एरो था, तो लीडर एक क्या करेगा? एक एरो को यहाँ पे रख देगा और वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, चेन के एक एंड को लेके यहाँ पे बढ़ जाएगा। और फॉलोअर यहाँ से यहाँ आएगा। फॉलोअर जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ देखेगा एक एरो रखा हुआ है, उसको वो कलेक्ट कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा। अब यहाँ पे जब लीडर पहुंचा, यहाँ से फिर यहाँ डिस्टेंस जब मेजर हो गया तो यहाँ पे भी एक एरो रख देगा और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और फॉलोअर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे देखेगा एक एरो है तो उसको कलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे जब डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे लीडर एक ये एरो रख देगा, तो तीसरा एरो यहाँ पे हो जाएगा और ये फॉलोअर आएगा और इसको कलेक्ट कर लेगा। तो अभी फॉलोअर के पास कितना टोटल एरो हो जाएगा? एक यहाँ पे एरो, एक यहाँ पे एरो, एक यहाँ पे एरो, टोटल 3 एरो हो गया। तो जितना फॉलोअर के पास एरो रहेगा इनटू चेन की लेंथ कर दें तो वो आपका डिस्टेंस आप कितना मेजर किए उससे आपको ये पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ एरोज विद द फॉलोअर सिग्निफाइज व्हाट? चेन लेंथ मेजर्ड। कितना आप चेन लेंथ को मेजर किए वो आपको सिग्निफाई करेगा। यहाँ पे जैसे 3 एरो होगा फॉलोअर के पास तो कितना डिस्टेंस मेजर किया होगा? 60 मीटर, अगर चेन की लेंथ है 20 मीटर। तो बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस ऑफ चेन सर्वेइंग। एक होता है मेन सर्वे स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जिनकी की एलिवेशन और पोजीशन हमें नोन होती है। लाइक यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि A है, B है और C और D जो है ये ऐसे स्टेशन हैं जिनकी की हमें पोजीशन और एलिवेशन नोन है। तो ये कौन सा स्टेशन हो जाएगा? मेन सर्वे स्टेशन। और इन मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग मेन सर्वे लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन सर्वे लाइन क्या क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, BC हो जाएगा, CD हो जाएगा, DA हो जाएगा, AD हो जाएगा और AC। ये मेन सर्वे स्टेशन हो, मेन सर्वे लाइन होगा, सॉरी। दूसरा जो होता है वो होता है सब्सिडरी स्टेशन या ऑक्सिलरी स्टेशन या टाई स्टेशन। वो ऐसे स्टेशन होते हैं जो कि मेन सर्वे लाइन पे लाई करते हैं। लाइक मेन सर्वे लाइन BC है और CD है, इन पे लाई कर रहा है E और F। तो E और F कैसा है? टाई स्टेशन है या ऑक्सिलरी स्टेशन है। और इन दोनों ऑक्सिलरी स्टेशन को ज्वाइन करने वाले लाइन EF जो है इसको हम लोग बोलते हैं टाई लाइन या ऑक्सिलरी लाइन। इसको हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं? इसको ड्रॉ करते हैं सो दैट वी कैन कलेक्ट द डिटेल्स अबाउट द इनर ऑफ द एरिया। सो इट इज यूजफुल इन लोकेटिंग द इनर डिटेल्स ऑफ द एरिया। ये टाई लाइन के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट होता है एक बेस लाइन। बेस लाइन वो मेन सर्वे लाइन होता है जो कि लॉन्गेस्ट होता है। इसमें से मेरे पास मेन सर्वे लाइन क्या क्या था? AB था, BC था, CD था, DA था, AD था और AC था। तो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? AC है। तो AC जो हो जाएगा वो बेस लाइन हो जाएगा। तो बेस लाइन इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। इस केस में AC है। चेक लाइन या प्रूफ लाइन। चेक लाइन वो लाइन होता है जो कि यूज किया जाता है फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मैप एंड द प्लान वर्क।
फील्ड वर्क, सॉरी। तो हम क्या करते हैं कि ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करते हैं। मान लीजिए ए और जी के बीच में मैंने ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर कर लिया और मैप पे भी मेजर किए ए और जी के बीच में। क्या ये वो दोनों वैल्यू हैं, दोनों मैच कर रहे हैं? अगर मैच कर रहे हैं इट मीन्स कि हमारा जो मैप है और फील्ड वर्क का जो डिस्टेंस है दोनों मैच कर रहा है। इट मीन्स आवर जो मेजरमेंट हमने किया है वो एक्यूरेट है। अगला डेफिनेशन है एक चेनेज का। चेनेज क्या होता है? चेनेज जो होता है इट इज द डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे। जो हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस उसी को चेनेज बोलते हैं। और जनरली ये लीनियर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, सच एज रेलवे, हाईवे, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। अगला जो है वो होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल का क्या कंडीशन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेल कंडीशन कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस का अगर आपको इंटरसेक्शन जो है वो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट है और ऐसे लाइंस से आप जो ट्रायंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो ऐसे डिस्टिंक्ट एंड क्लियर इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन ये होता है कि जो ट्रायंगल है उसका एंगल जो होना चाहिए वो 30 से 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सो वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए एंगल शुड बी बिटवीन 30 डिग्री टू 120 डिग्री। ये कंडीशन आपसे पूछा जाता है कि वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए एंगल कितनी से कितनी के रेंज में होनी चाहिए, 30 टू 120 डिग्री। और बेस्ट पॉसिबल वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्विपमेंट क्या क्या यूज होते हैं चेन सर्वेइंग के लिए। एक तो हम चेन को यूज कर सकते हैं। चेन अलग अलग टाइप के होते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है रेवेन्यू चेन, दूसरा होता है इंजीनियर्स चेन, तीसरा होता है गुंटर्स चेन, चौथा होता है मेट्रिक चेन। तो रेवेन्यू चेन जो होता है वो 33 फीट का लॉन्ग होता है और इसमें टोटल 16 लिंक्स होते हैं। इंजीनियर्स चेन जो होता है वो 100 फीट का होता है, इसमें 100 लिंक होते हैं। गुंटर्स चेन जो होता है वो 66 फीट का होता है और इसमें 100 लिंक होते हैं। और मेट्रिक चेन जो होता है ये 20 मीटर का भी होता है और 30 मीटर का भी होता है। जो 20 मीटर का होता है उसमें 100 लिंक होते हैं, जो 30 मीटर का होता है उसमें 150 लिंक होते हैं और जो पहले 30 मीटर का आता था उसमें 100 लिंक ही होते थे। तो इंजीनियर्स चेन याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। इंजीनियर्स हमेशा चाहते हैं कि वो 100 में 100 लाएं, उनको आए या कुछ आए या नहीं, लेकिन वो हमेशा पेपर 100 बाई 100 का अटेम्प्ट करके आएंगे ही। तो इंजीनियर 100 फीट का होगा, 100 लिंक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेप के बारे में। टेप बहुत तरह के हो सकते हैं। टेप क्लॉथ का हो सकता है या लाइनेन का हो सकता है या मेटलिक टेप हो सकता है या स्टील टेप हो सकता है या इनवार टेप हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इनवार टेप है, ये क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट होता है। और क्यों एक्यूरेट होता है? क्योंकि इनकी जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो बहुत ही कम होता है, बिकॉज दे हैव ए स्मॉल थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये भी पूछ दिया जाता है कि इनवार जो टेप होता है उसका आप कंपोजिशन बताइए। तो इसमें जो निकल होता है और स्टील होता है, निकल जो होता है वो 36% होता है और स्टील जो होता है वो 64% होता है। तो बच्चे इसमें ये भी कंफ्यूज होते हैं कि निकल 36 था या स्टील 36 था। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, अल्फ़ाबेट में निकल पहले आता है और काउंटिंग में 36 पहले आता है, तो ये दोनों साथ में रहेंगे। तो निकल 36% और स्टील 64% हो गया। नेक्स्ट जो है वो है पेक्स। पेक्स कुछ इस तरह का होता है और पेक्स जो होता है दीज आर यूज फॉर मार्किंग डेफिनिट पॉइंट टेम्पोरली और सेमी परमानेंटली यूज करते हैं इसको मार्क करने के लिए पॉइंट को। अगला जो है ये है एरो। एरो जो होता है, एरो जैसे मैं बताया था कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर करना है तो एक लीडर के हैंड में एरो होता है और फॉलोअर उसको कलेक्ट करते जाता है और जितना फॉलोअर के पास एरो होगा इनटू चेन लेंथ कर देंगे तो वो मेरा हो जाएगा कि कितना आपने डिस्टेंस मेजर किया। तो एरो कुछ इस तरह का होता है और इसका जो ये स्ट्रेट पोर्शन होता है ये 4 mm डाया होता है और इसका जो डाया होता है ये 50 mm होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्यों यूज करते हैं? दीज आर यूज फॉर मार्किंग द एंड पॉइंट ऑफ ए चेन लेंथ। रेंजिंग रॉड, अगला जो है वो है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड जो होता है ये यूज होता है फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए बहुत बड़ा डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं तो इसके बीच में आपको कोई स्टेशन इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। रेंजिंग रॉड पे जो होता है ये अल्टरनेट रेड कलर का होता है और वाइट कलर का, कुछ इस तरह से आप देखते होंगे रोड बनता होगा तो एक रेड कलर का, फिर वाइट कलर का, फिर रेड कलर का, वाइट कलर का, जो ऐसे बड़ा सा होता है रॉड टाइप का, वो होता है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड फर्दर 2 टाइप का होता है
और इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग रेंजिंग बोलते हैं। रेंजिंग जो होता है दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट रेंजिंग में हम लोग को जो इन पॉइंट्स होते हैं वो इंटरविजिबल होते हैं। मान लीजिए ये रिवर है और इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में आपको सर्वे करनी है, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स तो विजिबल हैं, तो इसके लिए हम लोग कौन सा डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। लेकिन मान लीजिए ये पॉइंट है और एक इधर पॉइंट है और बीच में आपका हिल आ गया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो विजिबल नहीं है, इंटरविजिबल नहीं है, एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज करते हैं। सो इन पॉइंट्स अगर नॉट इंटरविजिबल रहेगा तो इनडायरेक्ट रेंजिंग होगा, अगर इंटरविजिबल होगा तो वो डायरेक्ट रेंजिंग होगा। अगला बात करते हैं ऑफसेट रॉड के बारे में। ऑफसेट रॉड जो होता है वो परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो होता है वो ऑफसेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑफसेट जो होता है, दीज आर द लेटरल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम अ सर्वे लाइन टू द पॉइंट वेयर द इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड। सपोज कि ये आपका सर्वे लाइन है और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये लेटरल डिस्टेंस जो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे यही आपकी ऑफसेट होती है। अगला बात करते हैं क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ, इनका काम क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्रॉस स्टाफ बोला जाएगा कि क्रॉस स्टाफ आपको कितना डिग्री ऑफसेट लेने के लिए यूज होता है। तो दीज आर यूज फॉर टेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, मतलब कि 90 डिग्री ऑफसेट लेने के लिए क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ का यूज। अगला बात करते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के बारे में। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है, दीज आर यूज फॉर टेकिंग ऑफसेट्स एट 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री फ्रॉम द सर्वे लाइन। देखिए क्रॉस स्टाफ किसके लिए यूज होगा, 90 डिग्री के लिए। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ किसके लिए होगा, 45, 90 और 135, इन तीनों में से किसी के लिए यूज हो सकता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ऑप्टिकल स्क्वायर, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है ऑप्टिकल स्क्वायर। दीज आर यूज फॉर सेटिंग आउट, राइट एंगल सेट करने के लिए यूज होता है ऑप्टिकल स्क्वायर। और इनका प्रिंसिपल जो होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो बेस्ड होता है डबल रिफ्लेक्शन पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल स्क्वायर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो डबल रिफ्लेक्शन के बारे में आप बात करते हैं। प्रिज्म स्क्वायर जो होता है ये सिमिलर टू द ऑप्टिकल स्क्वायर होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर का क्यों यूज होता था, 90 डिग्री एंगल सेट आउट करने के लिए, तो प्रिज्म स्क्वायर भी 90 डिग्री सेट आउट एंगल करने के लिए ही यूज होता है। सिर्फ जो डिफरेंस है प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर में, कि जो ऑप्टिकल स्क्वायर में आपका मिरर था उसको हम प्रिज्म स्क्वायर में प्रिज्म से रिप्लेस कर देते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर जो होता है ये यूज करते हैं हम लोग स्लोप ऑफ द ग्राउंड को मेजर करने के लिए या वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।